नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण कंपटीशन क्लासेज में। इस बार रीट पार इसी नारे के साथ मैं मंगलाल शर्मा आज आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के एक विशेष टॉपिक समायोजन के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि पिछली परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट, यूपीटेट में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपको पता होगा इस टॉपिक से 1% जरूर पूछा जाता है और हर बार उदाहरण चेंज होते हैं, यह भी आपको विदित होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे के आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। जैसा कि किसी परिभाषा भी है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को और आवश्यकताओं को। तो जो समायोजन होता है वो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया गया समायोजन होता है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया गया अनुकूलन होता है। क्या होता है? आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया गया अनुकूलन ही समायोजन होता है। तो इसका सही आंसर हो गया द। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति का उदाहरण है? अंगूर खट्टे हैं, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति का उदाहरण है? तार्किकरण, तादात्म्यकरण, प्रतिगमन और उदारीकरण। तो इसका सही आंसर है तार्किकरण। जैसा कि आपको पता होगा कि जो तार्किकरण होता है उसका दूसरा नाम होता है औचित्यकरण। इसे ही युक्तिकरण भी बोलते हैं, औचित्य स्थापन भी बोलते हैं। और पिछली 2015 में रीट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था प्रमेयकरण। इसकी जगह नाम था तार्किकरण की जगह प्रमेयकरण लिखा हुआ था। तो यह भी उसी का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, अपनी विफलता को उचित ठहराने के लिए व्यक्ति तर्क देता है। और लोमड़ी वाले आपने कहानी सुनी होगी कि लोमड़ी तर्क देती है कि अंगूर खट्टे अपनी विफलता के लिए। तो इसका सही आंसर हो गया तार्किकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। ऐसी विधि कौन सी है जो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? उद्देश्य प्रतिस्थापन, मार्ग बदलना, बाधाओं का समाधान और मार्गान्तिकरण। इसमें 4 विधियां दी गई है: उद्देश्य प्रतिस्थापन, मार्ग बदलना, मार्गान्तिकरण और बाधाओं का समाधान। और पूछा है समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। जैसा कि आप सबको विदित है कि समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां या प्रत्यक्ष उपाय 4 होते हैं। पहला होता है बाधा निवारण, दूसरा होता है मार्ग परिवर्तन, तीसरा होता है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और चौथा होता है विश्लेषण करके निर्णय लेना। तो इसमें उद्देश्य का प्रतिस्थापन या मार्ग का प्रतिस्थापन दिया हुआ है, मार्ग बदलना दिया हुआ है, बाधाओं का समाधान दिया हुआ है और मार्गान्तिकरण। ये मार्गान्तिकरण है जो शोधन मार्गान्तिकरण भी बोलते हैं इसे, ये है एक अप्रत्यक्ष उपाय। तो इसका सही आंसर हो गया सी या स। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खिलाड़ी एक मैच में 5 से 3 सेट हार जाता है। एक खिलाड़ी है, एक टेनिस मैच में 5 मैच खेलता है, उनमें से 3 मैच हार जाता है। वह अपने मित्रों से कहता है कि टेनिस कोर्ट से नुकसान था। यह बचाव विधा किस तकनीक में आता है? तो तादात्म्यकरण, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, परिशोधन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: तादात्म्यकरण, युक्तिकरण, प्रक्षेपण और परिशोधन। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर का। एक खिलाड़ी एक टेनिस में 5 में से 3 सेट हार रहा है, तो मतलब 5 में से 3 हारा है, इसलिए वो क्या कह रहा है कि टेनिस कोर्ट से नुकसान था। टेनिस कोर्ट से नुकसान था, इसका मतलब इसने प्रक्षेपण कर दिया किस पर? टेनिस कोर्ट पर। तो इसका सही आंसर हो गया प्रक्षेपण से। नेक्स्ट प्रश्न है, दिवास्वप्न सबसे ज्यादा किस उम्र में होता है? दिवास्वप्न जिसे कल्पना तरंग बोलते हैं, मन तरंग भी बोलते हैं। तो इसका पूछा है कि दिवास्वप्न सबसे ज़्यादा किस उम्र में होता है? तो 5 से 7 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 13 से 15 वर्ष और 21 से 23 वर्ष। तो इसका सही आंसर है स, 13 से 15 वर्ष या पूर्व किशोरावस्था हम बोल सकते हैं। पूर्व किशोरावस्था में दिवास्वप्न सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि है प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, क्षतिपूर्ति विधि और आक्रामक विधि। जो प्रक्षेपण प्रविधि है वो होती है अप्रत्यक्ष विधि। मैंने बताई थी 4 प्रत्यक्ष विधि होती है,
जिनमें से बाधा निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और विश्लेषण करके निर्णय लेना या निर्णय या निष्कर्ष। तो ये 4 विधियाँ होती है। इनके अलावा प्रक्षेपण विधि है, वो एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद्व कम करती है? ऐसी कौन सी मनोरचनाएं हैं जो कुंठा हो और अंतर्द्वंद्व को कम करती है? दमन, समन, प्रतिगमन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी, जो कि कुंठा और अंतर्द्वंद्व को कम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष सहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछनीय व्यवहार से ध्यान हट जाता है, तो यह कहलाता है उदात्तीकरण, युक्तिकरण, तादात्म्यकरण और प्रक्षेपण। तो जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष सहयोगी कारकों पर देता है, अपनी असफलता का दोष पाठ्य पुस्तकों पर दे देता है, एग्जाम पर दे देता है या अन्य को सहयोगियों पर दे देता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रक्षेपण। वह प्रक्षेपण कर रहा है अपना दोष नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो यह युक्ति जैसा कि आपने सुनी होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अगर जिसको नाच नहीं आ रहा वो आंगन को टेढ़ा बताता है, तो यह प्रक्षेपण कर रहा है, अपने सहयोगी कारकों को असफलता का दोष दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो गया प्रक्षेपण। श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना ही समायोजन है, यह कथन किसका है? श्रेष्ठता के लिए समायोजन करना, श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना ही समायोजन है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे, गेट्स, एडलर, यूंग। तो इसका सही आंसर है स। ये एक परिभाषा है एडलर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई 52 वर्ष का आदमी अपनी 3 वर्ष की पोती के साथ खेलता है अर्थात अपनी पोत्री जैसी हरकतें करने लग जाता है, तो बताओ किस कारण हो रहा है? वह अपनी पोती से प्यार करता है, दमन कर रहा है, अंतःसेपन कर रहा है और प्रतिगमन कर रहा है। तो इसका सही आंसर है प्रतिगमन। जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रतिगमन में व्यक्ति पीछे की ओर लौटता है, फ्लाइट टू चाइल्डहुड, अपने पीछे पुराने दिनों में लौटना क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। पीछे, प्रति यानी पीछे की ओर, प्रति यानी की ओर, गमन यानी पीछे की ओर, पीछे की ओर गमन, पीछे की ओर लौटना क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। वह अपने पुराने या बचपन के दिनों में लौट रहा है, तो इसका सही आंसर हो गया प्रतिगमन। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो उसे उस द्वंद्व को कहते हैं। एक व्यक्ति है जिसके सामने 2 धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध है परंतु वह दोनों ही को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, उस द्वंद्व को क्या कहते हैं? जब कभी कभी मन में क्या द्वंद्व या संघर्ष हो जाता है, तो उस द्वंद्व या संघर्ष में या तो दोनों उपागम द्वंद्व है। अब इसमें यहाँ ग्राह्य ग्राह्य दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में उपागम उपागम भी आ सकता है। 3 प्रकार के द्वंद्व होते हैं, एक उपागम उपागम, एक उपागम परिहार, एक परिहार परिहार। और इसमें ग्राह्य ग्राह्य दे रहे, उपागम का मतलब ग्राह्य होता है, ग्राह्य ग्राह्य, परिहार परिहार, ग्राह्य परिहार द्वंद्व है, दोहरा ग्राह्य परिहार। तो ये तो कोई होता ही नहीं है, 3 ही होते हैं। परिहार परिहार इसमें है नहीं। अगर दोनों धनात्मक हो तो दोनों ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व होंगे, अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो ग्राह्य परिहार होंगे, और दोनों ऋणात्मक हो तो परिहार परिहार होंगे। तो इसका सही आंसर हो गया ए। इसमें दोनों धनात्मक लक्ष्य है, चूज करना है कि कौन सा वह चूज करे, कौन से का चयन करे। इसके लिए द्वंद्व बना हुआ है, दोनों धनात्मक है, मतलब दोनों से बराबर फायदा हो रहा है, दोनों से पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। इससे आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अचेतन व अवांछनीय इच्छाओं को ऐसी प्रवृत्तियों में शोधित करना होता है जिसे समाज स्वीकार करता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें द्वारा अचेतन वह अवांछनीय इच्छाओं को ऐसी प्रवृत्ति में शोधित करना होता है जिसे समाज स्वीकार करता है? तो इसका सही आंसर हो गया उदात्तीकरण, युक्तिकरण, रूपांतरण, उपरोक्त सभी। इसको बोलते हैं उदात्तीकरण। तो क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण। उदात्तीकरण में क्या होता है? जैसा कि आप सबको पता हो, उदात्तीकरण को बोलते हैं शोधन मार्गांतरीकरण भी बोलते हैं, या इसे बोलते हैं उन्नयन भी बोलते हैं। अगर कोई भी सामाजिक व्यवस्था में अनुकूल प्रतीत नहीं होती तो हम उस सामाजिक व्यवस्था में क्या करते हैं? बदलाव करते हैं और नवीन प्रकार के व्यवहार को अपना लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। पहले समाज में क्या अंतर्जातीय विवाह नहीं होते थे, परंतु वर्तमान में इन्हें सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त है। पहले परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी,
दो हमने क्या किया, इसमें उदात्तीकरण कर दिया, उन्नयन कर दिया, तो वही भी है अचित्र में अवांछनीय इच्छाएं हैं उनको प्रवृत्ति में शोधित करना क्या कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है। मार्ग शोधनतीकरण भी बोलते हैं इसको, या शोधन मार्गंतीकरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, यह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना नहीं चाहता हूँ, यह उदाहरण है प्रक्षेपण, उदात्तीकरण, युक्तिकरण और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा की थी, वो एक बहाना बना रहा है, तर्क दे रहा है, तो इसको बोलते हैं संयुक्तिकरण। इसे तार्किकरण भी बोलते हैं, परमेयकरण भी बोलते हैं, विवेकीकरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया स। निम्न में से किस कारण कुंठा उत्पन्न नहीं होती? भौतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। तो जो कुंठा उत्पन्न होती है वो भौतिक कारण के कारण उत्पन्न हो सकती है, कोई सामाजिक कारण हो सकता है, कोई आर्थिक कारण हो सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है जिसके कारण कुंठा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो गया मनोविज्ञान कारण। कोई मनोविज्ञान का ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण कुंठा उत्पन्न होती है। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना सही कोटि है, अति अहम, इदम अहम, इदम अहम, अति अहम, अहम अति अहम, इदम, इदम अति अहम, अहम। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इस इडम का इदम, अहम और अति अहम, तो इसका आंसर हो गया ब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और प्रतिगमन। क्या पूछा है? प्रत्यक्ष समायोजन। प्रत्यक्ष समायोजन किसमें होता है? प्रक्षेपण में, दमन में, प्रतिगमन में। मैंने 4 बताए थे, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो इसका सही आंसर हो गया स। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन होता है, एक प्रत्यक्ष समायोजन होता है। समायोजित व्यक्ति की विशेषता है, व्यक्ति लिखा हुआ है, व्यक्ति है यहाँ पे। समायोजित व्यक्ति की विशेषता है स्थिर बुद्धि वाला, स्पष्ट उद्देश्य वाला एवं क्रियाशील, स्वयं का आत्म मूल्यांकन। जो स्थिर बुद्धि वाला हो, स्पष्ट उद्देश्य वाला हो एवं क्रियाशील हो, स्वयं का आत्म मूल्यांकन करने वाला हो। ए और ब दोनों, ए ब और स दोनों, तीनों। तो इसका सही आंसर हो गया ए ब और स। इस प्रकार के परीक्षा में कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला, स्पष्ट बुद्धि वाला, ए और ब दे दिया, उसमें स में ए और ब दे दिया, और द में भी ए ब और स तीनों दे दिया, तो अपन को द मानना है। याद रखना, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसने कहा था? तो वो 18 नंबर प्रश्न में ये कथन है स्टन का। यह परिभाषा है, आपको याद रखनी है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह बुद्धि में एक परिभाषा दी थी स्टन ने, जिसने IQ शब्द का जो IQ सूत्र बताया था उसी ने, स्टन ने और कोलमान ने। और यह स्टन की परिभाषा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि में शामिल है विस्थापन, अंतःक्षेपण, तादात्म्यकरण, तर्क एवं विश्लेषण, दमन, समन, निर्णय, रूपांतरण। जैसा कि आप पता देख रहे हैं, निर्णय नहीं है अप्रत्यक्ष विधि में। इसमें देखो, युक्तिकरण, मार्गंतीकरण, उदात्तीकरण और लक्ष्य प्रतिस्थापन। तो लक्ष्य भी इसमें नहीं होता। प्रत्यावर्तन होता है, तर्क संगतिकरण होता है, शोधन होता है, प्रतिक्रिया निर्माण होता है। तो प्रतिक्रिया निर्माण होती है, मार्ग शोधनतीकरण होता है, तार्किकरण या युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण, प्रत्यावर्तन होता है। तो सही आंसर हो गया द। ये सभी अप्रत्यक्ष विधियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रष्टाचारी नेता का ईमानदारी पर भाषण देना समायोजन में यह किस विधि को दर्शाता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रक्षेपण और प्रतिक्रिया निर्माण। ये प्रतिक्रिया निर्माण का पहले क्वेश्चन नहीं आया था। प्रतिक्रिया निर्माण को बोलते हैं मनोरचन। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण को मनोरचन भी बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी मौलिकता से हटकर किसी प्रतिक्रिया का निर्माण करता है। एक उदाहरण आता है, सर्वमान्य उदाहरण है, जैसे बहुत बार पूछा गया है, बगुला भगत होना। अपनी मौलिकता से हटकर किसी प्रतिक्रिया का निर्माण कर रहा है, तो जो भ्रष्टाचारी नेता है वो ईमानदारी भाषण दे रहा है, मतलब बगुला भगत हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो गया प्रतिक्रिया निर्माण अप्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही आंसर है द। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इनको एक बार वापस देखना, और इस प्रकार आपकी तैयारी के लिए मैं धीरे धीरे वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए साइकोलॉजी के। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।